हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं मनीष यादव आपके साथ एक बार फिर से आपके साथ हूँ। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज अपना जो चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल पढ़ रहे थे। जो फजान रूल के जो एप्लीकेशन होते हैं वो हम लोग पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर कैसे होगी, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा कौन कम होगा। तो इस ऑर्डर में आज हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, यानी किसी भी आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है वाटर में कैसे किस हिसाब से सॉल्यूबल होगा, कौन कितना होगा, यानी कि वो किस पे डिपेंड करेगा, हम लोग आज ये देखेंगे। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर ये जो होता है प्यारे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, सॉरी ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, यानी कि जिसकी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगी वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। अंडरस्टैंड और नॉट? आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड। तो वाटर में सॉल्युबल क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर कैसे, तो आयनिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल कौन होगा, तो मैं कहूंगा जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो आयनिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा वाटर में वही ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो इनमें से किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो चार्ज होना चाहिए, पहला पढ़े थे कि जो चार्ज होना चाहिए मिनिमम चार्ज हो, मिनिमम चार्ज हो। दूसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि जो कैटायन का हो साइज हो वो लार्ज साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ कैटायन। ठीक है। तीसरा बात हम लोग पढ़े थे मिनिमम साइज ऑफ एनायन। चौथी बात जो पढ़े थे कि जो है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये चीज पढ़े थे कि पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन सा मिनिमम चार्ज रखता है। तो इन दोनों का चार्ज देखिए, इस पे भी +2 का चार्ज होता है, इस पे भी +2 का चार्ज होता है, इस पे भी +2 का चार्ज। अब चार्ज का जो है चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो तो बराबर हो गई भैया, मिनिमम चार्ज तीनों में जो है सेम चार्ज है। तो जब चार्ज बराबर हो गया तो नीचे वाला पॉइंट देखेंगे कौन सा, लार्ज साइज ऑफ कैटायन, किसका जो है कैटायन का साइज बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा जो है एटॉमिक नंबर किसका है वही होगा। तो ये SR का जो होता है सबसे ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से जो है SrOH जो है ये ज्यादा आयनिक होगा किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और सबसे कम कौन होगा MgOH का होल ट्वाइस। तो ये जो ऑर्डर आ गया है ये आयनिक कैरेक्टर का है, साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी इन वाटर का भी ये आयनिक कैरेक्टर इस एग्जांपल में। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट है, कल 4 पॉइंट हो चुके थे। तो कल 4 पॉइंट हो गए थे, ये पांचवा पॉइंट अभी हम लोगों ने कर लिया। एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट। आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं लुईस बिंदु संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम लोग अच्छे से आज पढ़ेंगे। तो आइए अगला पॉइंट 6 नंबर ये है, बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। तो हम लोग पाते हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, यानी कि जिसका जो है आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा थर्मल एनर्जी उसी की ज्यादा होगी। तो प्यारे बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड, कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये नंबर 7 नंबर है। ठीक है, कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो है कलर वही शो करेंगे
जिनके एनायन की साइज क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि जिनमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा मतलब उनका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ज़्यादा शो करेंगे। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा आएगा, अब फाई का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात तो आप लोग सभी जानते ही हैं, बार बार पढ़ाया गया, अभी अब तक यही इतनी देर से पढ़ाया जा रहा है 3 लेक्चर में कि पोलराइजेशन क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा, कैसे डिपेंड करता है पोलराइजेशन पे। यही बातें तो हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के, पोलराइजेशन। और ये या फिर कोवलेंट कैरेक्टर की बोल सकते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। या फिर अब कोवलेंट कैरेक्टर तो आपको पता है किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो भी 4 बातों पे डिपेंड करता है। लार्ज, यहाँ पे मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम चार्ज होना चाहिए, चार्ज जो है मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कैटायन का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। तीसरी बात है लार्ज साइज ऑफ एनायन, ठीक है। चौथी बात हम लोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों, चौथी बात हम लोग करेंगे कि जो है सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना चाहिए। ये इतनी बातों के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। और मैं कह रहा हूँ कि कलर वही शो करेगा जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। यानी कि एक प्रकार से भी कह सकते हैं कि अगर एनायन का साइज बहुत बड़ा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और कलर शो करेगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग के पास ये एग्जाम्पल है कि सबसे पहले मैंने लिया है फ्लोरीन। आपको पता है कि ये एक ऐसा एनायन है जिसकी साइज जो है इन चारों में छोटा है, फिर ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, फिर फ्लोरीन के बाद किसकी साइज बड़ी होगी, तो क्लोरीन की। और ये सब एनायन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोवलेंट कैरेक्टर यानी पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो लार्ज साइज ऑफ एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन कौन शो करेगा, तो ये शो करेगा, इसका साइज क्या है, बड़ा, इसका कम, इसका और कम, इसका जो है और कम। यानी कि जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, आई। तो आई जो है ये एनायन सबसे बड़ा है, इसलिए ये पोलराइजेशन ज़्यादा शो करेगा, यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये जो है एक कलर शो करेगा। ये क्या होता है, यानी कि ये डार्क येलो होता है। इसके साथ हमने एजी ले लिया है सिल्वर, तो ये है सिल्वर के साथ जो है एफ, सिल्वर यानी कि हम कह सकते हैं सिल्वर फ्लोराइड है ना, इसको कह सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड और इसको कह सकते हैं सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ से ये कलरलेस होता है, इसकी साइज इतनी छोटी है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत ही ज़्यादा वो होता है, इसका पोलराइजेशन कम होता है, इसलिए ये कलरलेस होता है। फिर ये जैसे साइज बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे देखिए ये कलर में चेंज होते जा रहे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा कलर कौन शो करेगा, तो आई वाला। मैं कह सकता हूँ कि जो आयोडीन होता है इसे साइज में, ये आयोडीन जो एनायन होता है ये साइज में ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए आसानी से कलर शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें आसानी से पोलराइजेशन होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि किस बेस पे लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ऑक्टेट रूल जानते हैं कि सभी एटम आयन जो है अपने पास जो है क्या रखना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं अपने पास। आउटर मोस्ट सेल में क्या रखना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों रखना चाहते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद ये जो है अक्रिय गैसों के, अक्रिय तत्वों को जो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं और ये स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए ये क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट रूल को पालन करना चाहते हैं, ठीक है। तो सभी जो है तत्व जो है 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे अपने पास, सभी परमाणु जो है, सभी एटम जो है अपने पास क्या रखेंगे, 8 जो है इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये तो समझ गए कि ये जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस बेस पे बनता है, तो ऑक्टेट रूल के बेस पर बनता है, ठीक है। पहले इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे पहला नियम ये है, एक एक नियम करते जाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते जाते हैं। पहला नियम प्यारे बच्चों ये होता है कि जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 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 लिस्ट इलेक्ट्
निगेटिव एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट आर एट सेंट्रल पोजीशन, इसी को सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम बोल सकते हैं। तो जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो हमेशा जो है कहाँ रहना चाहते हैं, सेंट्रल पोजीशन पर रहना चाहते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे कहाँ रहना चाहते हैं, सेंटर में रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैं कह दूं प्यारे बच्चों कि HNO3, इसमें जो है हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, प्यारे बच्चों, तो इसमें जो है लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की, तो हम पाते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद जो है प्यारे बच्चों एक कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2SO4 में जो है यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए तो सल्फर, और इसमें जो है लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है, तो सल्फर की होती है। किसकी होती है, सल्फर की। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा, तो सल्फर होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर देखिए CH4 है हमारे पास, तो CH4 में हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ पे एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ देंगे तो कौन सा बचा, एक ही बचा, वो कार्बन। तो कार्बन को ही यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह और भी हो सकते हैं, जैसे हमारा CH Cl3, इसमें जो है हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए तो C और Cl3 बचता है, जो कि Cl जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा, कार्बन। तो यहाँ पे जो सेंटर में आएगा कौन आएगा प्यारे बच्चों, कार्बन आएगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे ETC लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा रूल ये है प्यारे बच्चों कि जो ऑक्सीजन एटम होता है, ऑक्सीजन एटम ऑलवेज वांट टू लिंक विद सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि प्यारे बच्चों जो ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, जो ऑक्सीजन एटम है वो हमेशा जो है सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ना चाहता है, जो उसके पड़ोसी होगा। यानी कि ऑक्सीजन के जो भाई साहब जो भी कंपाउंड है, जो भी हम मॉलिक्यूल लिए हैं, उसका जो सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन किससे जुड़ना चाहता है, हमेशा उसी से जुड़ना चाहता है, जो सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन ये नहीं कि हाइड्रोजन किससे जाके जुड़ेगा, नहीं, ये नाइट्रोजन से ही जुड़ना चाहता है। यहाँ पे सल्फर से जुड़ेगा, यहाँ पे किससे जुड़ना चाहेगा, यहाँ पे तो है ही नहीं ऑक्सीजन। ठीक है, तो बात समझ में आएगी नहीं आएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी तरह हम लोग धीरे धीरे बातों को समझते चलेंगे और एक एक एग्जाम्पल को लेकर समझते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं HNO2। तो बताइए, आप खुद बताइए, इसमें से सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो मैंने कहा कि जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा, वो सेंटर पे रहेगा। किसको छोड़ के, तो हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन को छोड़ देंगे तो इन दोनों में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को कहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों, सेंटर में रखेंगे। ऑक्सीजन अब कहाँ जुड़ना चाहता है, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ना चाहता है। तो एक ऑक्सीजन को हम यहाँ लगा देंगे, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को हम यहाँ लगा देंगे और हमारा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। इसके आउटर मोस्ट सेल में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम पाते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। भैया ऑक्टेट रूल क्या कहता है, 8 होना चाहिए, इसके में 6 ही है, तो कितने और चाहिए, 2 चाहिए। तो देखिए
1 2 3 4 5 5 6, ठीक है, 6 हो गया। इस वाले ऑक्सीजन का भी 6 होता है। अब बताइए यहाँ नाइट्रोजन के 5 होते हैं, नाइट्रोजन के कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 5 होते हैं। आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन के कितने? 5। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको कितने की आवश्यकता है? 3 की आवश्यकता है, तो 5 ये 2 हो जाएगा। और यानी कि ये 2 किसको दे देगा? इस वाले ऑक्सीजन को। इस वाले ऑक्सीजन को 2 क्यों देगा? क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 की जरूरत है, ठीक है। तो ये दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे? शेयरिंग। क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस वाले नाइट्रोजन को जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पूरे के पूरे 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में साझेदारी कर लेंगे, तो यहाँ से इसको 2 मिल जाएगा। तो नाइट्रोजन को अब कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो जो है इस वाले ऑक्सीजन से ले लेगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश, नाइट्रोजन भी खुश और ऑक्सीजन भी खुश। अब यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों कि अब इस ऑक्सीजन के देखिए, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ पे एक हम लोग ने यूज कर लिया, तो कितने बचे? 5 बचे। 1 2 3 4 और ये 5। अब भैया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या कहता है? हाइड्रोजन भी तो बहुत होशियार है, वो भी तो स्टेबल होना चाहता है। तो हाइड्रोजन क्या कहेगा कि हाइड्रोजन कहेगा भैया हमको भी जो है ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हट, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट किसका? तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन किसके पास होता है, किस सक्रिय तत्व के पास होता है? तो हीलियम के पास होता है। और हीलियम जो है उसका जो डुप्लेट कंप्लीट करता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो है ये हाइड्रोजन क्या करेगा? हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट करेगा, तो जाके स्थायी होगा, स्टेबल होगा। तो ये भी स्टेबल हो गया। इसके 2 2 4 2 6 2 8, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। नाइट्रोजन के गिनिए 4 2 6 2 8, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। 2 2 4 और 4 8, और ये वाला ऑक्सीजन भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यानी कि यहाँ सबने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। याद आया कि नहीं आया? जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है? तो सिंगल बॉन्ड बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन बाकी कैसे लिख दीजिए। यहाँ भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन। यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे? डबल बॉन्ड बनेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर को, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं कॉपर स्ट्रक्चर, कॉपर 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 स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, इनिशिएट ही एक बार फिर से कर देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस ऑक्सीजन को लेंगे। पहले तो हमने रूल को फॉलो करा है। रूल क्या है कि जो है लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेंटर में होना चाहिए। हाइड्रोजन को छोड़ के, तो हाइड्रोजन को छोड़ देंगे तो इन दोनों में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को बीच में लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे, इसलिए इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं या सेंट्रल एटम बोलते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल मेटल एटम से कौन जुड़ना चाहता है? हमेशा ऑक्सीजन जुड़ना चाहता है, तो इसलिए सबसे पहले किसका यूज करेंगे? ऑक्सीजन को दोनों तरफ बैठा दिया। ठीक है, उसके बाद है अब हाइड्रोजन को किनारे लगा देंगे। हाइड्रोजन जो हमेशा किनारे रहना चाहता है, कहता है भैया हमको किनारे रहने दो, किनारे रहने दो। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या है? हमेशा किनारे रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अब उसके बाद क्या करा लेना है? उसके बाद हमको पता है कि इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में किस रूल का उपयोग करना है, तो ऑक्टेट रूल का उपयोग करना है। तो सब ऑक्टेट रूल का उपयोग करके हम
ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रक्रिया से ये जो है लुईस, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और ये जो नीचे वाला इस तरह का स्ट्रक्चर आता है जो जिसमें हम लोग बॉन्ड को दिखा देते हैं, बाकी के जो है उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉपर स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास कुछ जो एलिमेंट ऐसे होते हैं या कुछ कंपाउंड कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो है, जिनमें सेंट्रल मेटल एटम के पास की तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कि तो कम हो जाते हैं, यानी कि वो ऑक्टेट रूल के हिसाब से नहीं होते हैं, ऑक्टेट रूल से नहीं होते कि तो 8 से कम हो जाते हैं कि तो 8 से ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर का भी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो है एग्जाम्पल लेंगे, हम इस तरह के एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम ले लिए H2SO4। H2SO4 तो आप देख रहे हैं कि जो H2SO4 है, अगर हम लोग देखा जाए तो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो मैं पाऊंगा कि जो है सल्फर है, क्योंकि हाइड्रोजन को तो लेना नहीं, हाइड्रोजन को छोड़ के तो सल्फर है। सल्फर को बीच में लिखेंगे प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन हमेशा किनारे लगना चाहता है, तो 1 2 4 ऑक्सीजन, 3 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन को किनारे किनारे लगा दीजिए। अब देखेंगे क्या कि जो सल्फर होता है, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। इस वाले ऑक्सीजन को जो है यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इस वाले ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से ले लिया। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, इस वाले ऑक्सीजन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। प्यारे बच्चों इसने तो ऑक्टेट कंप्लीट किया, लेकिन ये क्या कहेगा, हाइड्रोजन कहेगा भैया 1 हम दे रहे हैं तो 1 हमको भी चाहिए, यानी कि दोनों 1-1 की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। कहेंगे भैया देखो तुम ही एक चालाक नहीं हो, हमको भी तो स्टेबल होना है, तो ये भी क्या करेगा, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। और जब भी शेयरिंग द्वारा बॉन्ड बनते हैं तो क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जब इक्वल शेयरिंग द्वारा बॉन्ड बनता है तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा बॉन्ड बनता है तो उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अब सेम प्रोसीजर जो है इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी होगा। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये क्या करेगा, एक जो है इस वाले सल्फर से ले लेगा और एक जो है इस वाले हाइड्रोजन से ले लेगा। 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो है इस वाले ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या कर लेंगे, 2-2 की शेयरिंग कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे, 2-2 की शेयरिंग कर लेंगे। तो 2 की शेयरिंग कर लिया तो इसके पास कितना बचा, 4 बचा। ये भी 2 की शेयरिंग कर लिया तो इसके पास कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, इस तरह आप लोग देखिए कि सल्फर के पास अभी कितना होता है, 2 4 5 6, यानी कि सल्फर ने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। लेकिन अब हम अगर देखा जाए तो ओवरऑल सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 2 6 6 4 10 10 2 12। सल्फर के पास प्यारे बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि 8 से ज्यादा हो गया। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे हाइपर वैलेंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हाइपर वैलेंट कंपाउंड। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोग समझ गए होंगे कि हाइपर वैलेंट कंपाउंड मैं किसे बोल रहा हूं। मैंने कहा कि अगर जो मेरा सेंट्रल एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर वैलेंट कंपाउंड। ये क्यों होता है प्यारे बच्चों, तो इसके पास जो है सल्फर के पास होता है, प्रेजेंट है इम्पटी डी ऑर्बिटल। क्या, इम्पटी डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग जो है H2SO4 का स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कल हम और बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स, केवल कल हम लोग एग्जांपल ही करने वाले हैं। उसमें आपका एकदम उसमें जो है आपका A to Z जो है पूरा क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने क्या देखा
कि हमारे पास ऐसे भी अरेंजमेंट आ सकते हैं, ऐसे भी कंपाउंड आ सकते हैं जिनके सेंट्रल मेटल एटम के पास जो है ऑक्टेट कंप्लीट ना होके 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर 8 से कम भी हो सकते हैं। 8 से कम वाले के लिए कल देखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब वीडियो जो है काफ़ी लंबी होती जा रही है। ठीक है प्यारे बच्चों।